आमना सामना, एक खास मुलाकात एक ऐसे व्यक्तित्व से जिसने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया हो। मिलेंगे एक ऐसी शख्सियत से, जानेंगे उनके अनसुने, अनकहे और अनदेखे पहलुओं को उन्हीं की जुबानी, जानेंगे उनके संघर्ष और सफलता के किस्सों को, करेंगे उनसे कुछ खट्टी मीठी बातें। होगा सवालों का बौछार, चलेगा आरोप प्रत्यारोप का दौर। आमना सामना में सिर्फ राष्ट्रवाद न्यूज पर। प्रतीक त्रिवेदी, इंडियन जर्नलिस्ट और न्यूज एंकर। प्रतीक त्रिवेदी न्यूज 18 में भैया जी कहीं शो के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। प्रतीक जी वर्तमान समय में न्यूज 18 नेटवर्क में सीनियर एडिटर के पद पर काबिज हैं। करीब 23 वर्ष से पत्रकारिता में सक्रिय प्रतीक जी ने अपनी लाइव रिपोर्टिंग और लाइव एंकरिंग की बदौलत एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। श्रीलंका के जंगलों में रावण की मां की खोज के साथ साथ उत्तर प्रदेश और बिहार के विधानसभा चुनावों में सड़क किनारे चौपाल लगाने वाले प्रतीक दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। हाल ही में प्रतीक जी को अपने शो भैया जी कहिन के शो के लिए अवार्ड भी मिल चुका है। प्रतीक जी का शो भैया जी कहिन एक ऐसा शो है जिसमें प्रतीक विभिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराते हैं, जहां पर वे बिंदास तरीके से अपने विचार और आवाज़ रख सकते हैं। इसमें लोगों को राजनीतिज्ञों से सीधे बातचीत करने का मौका भी मिलता है। प्रतीक जी का जन्म 12 अगस्त को लखनऊ में हुआ था। 1995 से पत्रकारिता की शुरुआत की और कुछ ही सालों में प्रतीक जी आज तक और इंडिया टीवी जैसे चैनलों तक पहुंच गए और फिलहाल 2014 से न्यूज़ 18 से जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, प्रतीक जी को इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट जर्नलिस्ट के रूप में जाना जाता है। नमस्कार, मैं शैलेश पांडे, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद न्यूज़। आमना सामना, आज हम आपसे मुलाकात कराएंगे हमारे देश के एक और नए व्यक्तिमत्व से। एक ऐसा व्यक्तिमत्व जिन्होंने पत्रकारिता जगत में अपनी एक नई छाप छोड़ी है, अमिट छाप, जिनको नाम से हिंदुस्तान का जन जन जानता है और उनके शो को देखने के लिए हिंदुस्तान का जन जन, फिर वो गांव का रहने वाला एक ग्रामीण हो या शहर का रहने वाला एक शहरी हो, वो इंतज़ार करता है कि कब भैया जी कहिन आएंगे और हमारे दुख सुख की बात दिल्ली तक पहुंचाएंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, उनकी आवाज़ को संसद तक पहुंचाएंगे, उनके समस्याओं को उनके विधायक, सांसद, नगर सेवक, उनके जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाकर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे और देश के ज्वलंत मुद्दों पर अपनी राय, जनता की राय संसद से लेकर प्रधानमंत्री तक पहुंचाकर लोगों की समस्या का समाधान करेंगे। ऐसे व्यक्तित्व का नाम है प्रतीक त्रिवेदी। प्रतीक त्रिवेदी, जिसे पूरा देश भैया जी के नाम से जानता है, और आज वो भैया जी कहिन वाले भैया जी हमारे बीच में मौजूद हैं और आज आमना सामना में जानेंगे उनके जीवन के कुछ अंतरंग बातें, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद न्यूज़ पर। प्रतीक जी नमस्कार। नमस्कार शैलेश जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। मैं सर्वप्रथम आपका हमारे राष्ट्रवाद न्यूज़ पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं कि आज हमें आपने ये मौका दिया कि आपके जीवन के कुछ अंतरंग बातें और आपके जीवन के संघर्ष और पत्रकारिता जगत में जो आपने आज आसमान पर एक नई अमिट छाप छोड़ी है, उसको जनता जनार्दन तक पहुंचाने के लिए जो हमें मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और नेता के हाथ में जब माइक आ जाता है तो थोड़ा ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो मैंने शो तो आपके साथ किए हैं और आप शिवसेना का पक्ष रखते हैं, लेकिन अच्छा है आपका चैनल आपने शुरू किया है और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। कुछ परिवर्तित हो, आसपास का चीज़ परिवर्तन आए
और कैसे भी आए, कहीं से आए, दरवाज़ा घर का ना भी खुले, घर की खिड़की कहीं से भी खुले, किसी तरफ से रोशनदान खुले, रोशनी कहीं से आए, लेकिन रोशनी आनी चाहिए। तो जो भी मैं कर सकता हूँ, जो आपके प्रश्न हो, जो मैं सोचूंगा, जो भी उत्तर दे सकता हूँ, कोशिश करूँगा, जरूर दूंगा। प्रतीक जी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब आप पहली बार, कोई भी व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करता है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद उसके जीवन का कुछ सपना होता है कि भविष्य में वो क्या बनना चाहता है, तो क्या आपके जीवन में आपने ये सोचा था कि आपने ये फील्ड पत्रकारिता की खुद से चुनी, या किस तरह से आप पत्रकारिता जगत में आए? देखिए, मैं मूलतः थिएटर का आदमी हूँ, थिएटर करना चाहता था, और थिएटर ही मेरे सब कह सकती है ब्लड में था। मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो जाने माने रंगकर्मी, ऑल इंडिया रेडियो में थे। वो, ये मेरी तीसरी पीढ़ी है टेलीविज़न और रेडियो में। वो 1940 में ऑल इंडिया रेडियो में थे, और बहुत बड़ी शख्सियत चंद्रभूषण त्रिवेदी, रमई काका के बहरे बाबा के नाम से। तो वो उनका एक कार्यक्रम था, बहरे बाबा के नाम से आता था ऑल इंडिया रेडियो पे। फिर मेरे फादर ने 1962 में ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन किया, लेकिन मेरे फादर ने फिर छोड़ के वो यूनिवर्सिटी में चले गए, रिटायर्ड एज ए प्रोफेसर। और फिर मैं आया, तो मैं पत्रकारिता नहीं करना चाहता था। मैं करना तो कुछ ड्रामा, थिएटर और इस तरह की चीज़ों में चाहता था। करा भी, प्रोफेशनल प्लेज किए मैंने, लेकिन कभी कभी जीवन में परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होती हैं जिसमें आपको कुछ करना पड़ता है। तो मुझे 93 में एक स्कॉलरशिप मिली, और मैं यूरोप चला गया, जर्मनी चला गया जर्नलिज्म का एक कोर्स करने के लिए। वहाँ से पढ़ लिख के जब मैं वापस आया, पढ़ लिख के यानी कोर्स करके आया, तो मैं पत्रकारिता करने लगा। तो मैंने सोचा ये कि ये आसान सा जगह है। सोचा था कि एक पैर इधर होगा और एक पैर उधर होगा, थिएटर में होगा। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि दोनों पैर एक ही जगह हो सकता, अलग अलग नहीं हो सकता। तो वो तो छूट गया, जो मेरा पहली मोहब्बत थी, जो मेरा इश्क था, वो तो छूट गया, यानी ड्रामा थिएटर छूट गया। अब यही जो पत्रकारिता थी चलने लगी। तो बस ऐसा ही समझ लीजिए कि मैंने फिर लगभग 26 बरस हो गए मुझे पत्रकारिता में, और 23 बरस हो गए मुझे टेलीविज़न में करते हुए। तो अब इसी में रच बस गए, और अब समझ लीजिए कि यही सब कुछ रह गया। तो करना तो ये नहीं चाहता था, ये बात सच है। प्रतीक जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसा कि आपने कहा कि रंगमंच आपका पहला प्यार था, मैं भी रंगमंच से जुड़ा था, और जो लोग भी रंगमंच से जीवन में जुड़े वो कभी तो आज भी कभी सही है। आप नेता भी तो हैं, तो नेता तो रंगमंच का सब पका हुआ खिलाड़ी होता है। जी, मैं नेता वाले रंगमंच की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभिनेता वाले रंगमंच की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी पृथ्वी थिएटर से जुड़ा था। क्या बात है। मैं 8 साल नादिरा जी के साथ काम किया, क्या बात है। और कई थिएटर ग्रुप में काम किया कॉलेज के समय से ही। लेकिन क्योंकि मैं उस पहले प्यार को मैं महसूस करता हूँ, और आज भी महसूस कर रहा हूँ। तो ये कितना कठिन था आपके लिए पहला प्यार को छोड़ के पत्रकारिता में जाने के लिए, और क्या प्रमुख कारण रहा पत्रकारिता की ओर जाने के लिए? देश के एक जाने माने थिएटर डायरेक्टर, बहुत जाने माने, बहुत बड़ा नाम नहीं लूँगा मैं किन्हीं कारणों से, लेकिन वो वेल एस्टेब्लिश्ड थिएटर का नाम। तो मैं कश्मकश में था, लखनऊ की मैं रहने वाला हूँ। तो रविंद्रालय में वो थिएटर का फेस्टिवल चल रहा था, बड़े बड़े लोग आए हुए थे, रतन श्याम और सब थे। तो मैं किसी तरह जोड़ जुगाड़ करके उनके पास तक पहुँच गया, उन डायरेक्टर के पास, और मैंने कहा कि सर, मैं थिएटर करना चाहता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि पत्रकारिता भी कर लूँ, तो जब मैं ये भी कर लूँगा तो मैं वो भी कर लूँगा। तो उन्होंने कहा कि पहले वो कर ले, तू पत्रकारिता कर ले, ये तुम छोड़ दो, तुम्हारे बस की नहीं है ये, क्योंकि एक ही तरफ चलो, तुम इधर रह नहीं पाओगे, तुम उधर ही रहो। और उन्होंने फिर एक किस्सा सुनाया कि देखो, मेरे पास भी ये थी, लेकिन मैंने चुना, फिर थिएटर चुन लिया। जिसके दिमाग में कहीं संशय है उसको फिर इधर नहीं आना चाहिए, एक ही तरफ डिवोट कर देना चाहिए अपने को। तो फिर सोचा भी मैंने, और कुछ ऐसी थी चीज़ें जिनको लगा कि मुझे जर्नलिज्म कर लेना चाहिए, तो वो कहीं छूट गया मुझसे पीछे। बहुत बरस बाद जब मैं भैया जी कहीं शो करने लगा, तो मुझे कहीं किसी ने कहा कि इसमें तो थिएटर दिखता है। तो मैंने कहा चलो कहीं से सही वो इश्क दिखता तो है। पहला प्यार आज भी जिंदा है आपका। ज़्यादा मत कहिए बार पहला प्यार। क्यों, भाभी जी को तकलीफ हो जाएगी क्या? नहीं, वो तो जानती हैं, अच्छी तरह से जानती हैं कि ड्रामा थिएटर जो है वो मेरे खून में है, मेरे ब्लड में है, और वो मुझे इंस्पायर करता है,
और लेकिन मुझे एक चीज़ मालूम है, वो प्राथमिक तौर से, यहाँ पे पत्रकार भी बैठे हुए हैं, और वो प्राथमिक तौर से वो ये चीज़ है कि अब प्रायोरिटी में मैं क्या हूँ, मैं पत्रकार हूँ, तो मैं कितना डाइल्यूट हूँगा या कहाँ तक, कितने स्तर तक जाऊँगा, ये मुझे पता होता है। लोग कहते हैं जब करते हैं आप, तो आप ड्रामा थिएटर की चीज़ें करते हैं। मैंने कहा नहीं, वो मेरा स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन मुझे मालूम है कि कहाँ तक रुकना है, किस जगह रुक जाना है। मैं पत्रकार ही हूँ और पत्रकार ही रहूँगा, क्योंकि विषय को उठा रहा हूँ। मैं थिएटर नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, उसमें जब कुछ चीज़ें होने लगती हैं, उतार चढ़ाव, अरो अवरो, जो डायलॉग डिलीवरी जो आप समझते हैं, ज़्यादा बेहतर हमसे समझते हैं, तो वो चीज़ें आपको लगती हैं कि शायद वो ड्रामा या थिएटर की चीज़ें हैं। लेकिन ये बात सच है कि मैं मूलतः रूप से पत्रकार हूँ अब, और पत्रकारिता ही करता हूँ। प्रतीक जी, पत्रकारिता ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है जी। और आप एक पत्रकार हैं जी। वरिष्ठ पत्रकार हैं जी। देश के करोड़ों लोगों की अपेक्षाएं आपसे जुड़ी हुई हैं। जी। जब आप शोज करते हैं, लोगों के आवाज़ उठाते हैं, लोगों की समस्याओं को उठाते हैं, तो जब आप आवाज़ उठाते हैं तब आपको कैसा लगता है कि इस वक्त जो देश में समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं को देखने के बाद क्या महसूस करते हैं और क्या करने का मन करता है आपका, जो जनता की मूलभूत समस्या है? देखिए, मेरे प्रोग्राम जब मैंने शुरू किया, वैसे 17 बरस हुए जब मैं टेलीविज़न का ये इस तरह के प्रारूप में प्रोग्राम शुरू किया मैंने जनता के बीच। लोग लगभग मैं 10 बरस मैंने आज तक में काम किया, और 9 बरस मैंने इनका ऐसा ही एक कार्यक्रम शो किया वो उनका, और इसके बाद 6 बरस यहाँ हो गए लगभग काम करते हुए मुझे न्यूज़ 18 इंडिया में। तो मैं इनका भी यही शो करता हूँ, यही शो करता हूँ। इससे पहले भी एक चैनल, 2 चैनलों के बीच में एक चैनल में और काम किया 13 महीने, वहाँ भी यही शो करता हूँ। मुझे जनता और जनता के बीच का इंटरेक्शन, उसके कम्युनिकेशन स्किल, ये सारी चीज़ों को उसको मैंने उत्तरोत्तर धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली सीखा, खुद सीखा कि मुझे मालूम था जनता जो है व्यग्र है, उसे कहीं कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, बोलने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए। तो मुझे ये मालूम था कि अगर ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप किया जाए, तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए, छोटे एक्सपेरिमेंट किए। उन एक्सपेरिमेंट्स को जोड़ के एक बड़ी चीज़, तस्वीर बनाने की कोशिश की या कैनवस बनाने की कोशिश की। पहली बात तो ये, जो मूलतः सवाल आपका है, देखिए जनता क्या है, उसको चाहिए सल्यूशंस, वो परेशान है। हम अपनी न्यूज़ रूम में बैठ के कोई मुद्दा चुन लेते हैं, कोई भी मुद्दा, XYZ, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि फिर उसमें, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े भी हैं, इसलिए मैं उसको नाम नहीं लूँगा यहाँ पे। तो लोगों को लगता है अरे ये तो मेरा मुद्दा ही नहीं है, या आप ज़बरदस्ती इस मुद्दे को लेके आ गए, थोप दे रहे हैं मेरे ऊपर। मुद्दा तो मेरा ये है कि मेरे घर की परेशानियाँ ये हैं, मैं बाहर निकलता हूँ तो मुझे सड़क ख़राब मिलती है, और सड़क के बाद क्या बिजली है, पानी है, चलिए इसको भी छोड़ देते हैं किनारे। बच्चों की शिक्षा है, अभी मैं बिहार के इलेक्शंस में घूम रहा हूँ, तो वहाँ भी समस्याएं हैं बहुत सारी। 5 साल में डिग्री मिल रही जो 3 साल में मिलनी चाहिए, तो इस तरह की, और बेरोजगारी है, तो वो उसको लेकर एक समस्या है। तो इसका रिड्रेसल कैसे होगा, कौन सा प्लेटफॉर्म? और मुझे ये लगता है कि सिर्फ समस्या पे बात ना की जाए, अब मुझे इतने सालों में समझ में आया, मुझे लगता है कि उसके कहीं ना कहीं सोल्यूशन पे भी बात की जाए। सोल्यूशन कैसा हो सकता है कि एक प्लेटफॉर्म बताए, कोई ऐसा एक आदमी है जो खड़ा होगा रो रहा है, एक ऐसा आदमी है जो कह रहा है कि नहीं मेरे पास सोल्यूशन है, तो अगर वो सोल्यूशन बताता है और वो रोने वाला बताता है, और दोनों अगर कहीं ना कोई ब्रिज बन जाता है मेरे प्रोग्राम से, तो मुझे लगता है कि मैंने कोई पत्रकारिता ढंग से की, और ये चाहता हूँ कि आने वाले समय में ऐसा हो। जी प्रतीक जी, आज का जो माहौल है देश का, जितने भी ज़्यादातर नेशनल चैनल है, ऐसा कहा जाता है और ऐसा आरोप भी है मीडिया पे कि इस वक्त जो सत्ताधारी पार्टी है या देश में जिनका शासन है, कहीं ना कहीं सारे बड़े मीडिया हाउस, अब मीडिया चैनल सरकार के दबाव में आकर उनकी बात कर रहे हैं। जब सरकार के शासित राज्यों में कोई घटनाएं घटती हैं तो आप उसको मुख्य मुद्दा नहीं बनाते, लेकिन किसी विरोधी, सत्ता के विरोधी पार्टी के राज्यों में कोई अगर घटना घट जाती है तो आप हाय तबाह मचा देते हो। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आज की मीडिया कहीं ना कहीं सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है, सरकार की प्रवक्ता बनी हुई है, विपक्ष पर जानबूझकर हावी है? क्या हकीकत है इसके पीछे, कि सच्चाई क्या है? देखिए, मुझे लगभग 23 बरस हुए टेलीविज़न में काम करते हुए, 4-5 बरस मैंने प्रिंट में काम किया, और ये सवाल ऐसा नहीं है कि पहली बार पूछा जा रहा है, पहले भी होता था, सवाल पूछा जाता रहा है कि क्या ऐसा है कि जो सत्ता पक्ष में है,
अब मैं अपने प्रोग्राम से उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। जब मैं अपना प्रोग्राम कहीं ले जाता हूँ तो सत्ता में कोई भी राज्य में कोई भी सरकार हो, उसे लगता है ये तो अगेंस्ट बोल रहा है मेरे, और होता भी यही है क्योंकि लोग परेशान है तो बोलेंगे ना, और जब वो बोलते हैं तो लगता है कि सत्ता के खिलाफ बोल रहा है। मुझे इतने सालों में किसी ने ये नहीं कहा आज तक कि आप इस विषय पर काम करेंगे, इस विषय पर नहीं करेंगे। मैं अपने हिसाब से बोलता रहा और बोलता रहा हूँ, और मुझे लगता है कि मुझे जो रिस्पांस मिलता है वो उसी हिसाब से मिलता है। जनता देखिए मेरे साथ, अब आप कह सकते हैं मेरे ये लिबर्टी भी है कि जब मैं माइक लगा दिया आपको शैलेश जी के साथ, तो शैलेश जी ने कुछ बोल दिया, अब वो एडिट नहीं हो सकता, वो तो लाइव है, चला गया, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जो जनता सोचती है वो मेरी प्रायोरिटी में पहला। लेकिन आप कह रहे हैं कि क्या आवाज़ दबा दी जाती है विपक्ष की, ये देखिए थोड़ा बहुत हर जगह परसेप्शन का गेम है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई परसेप्शन बना सकता है इस तरह का कि भाई मेरी आवाज़ दबाई जा रही है। लेकिन अगर कोई ईमानदारी के साथ काम करना शुरू करता है या काम करता है तो उसके साथ जन समर्थन भी जुड़ता है और उसके प्रोग्राम्स की टीआरपीज़ भी जाती हैं, बढ़ती हैं, लोग देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। तो मुझे भी ऐसा लगा कि अगर आप अपना प्रोग्राम, अपना काम अपनी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं देर लग सकती है, लेकिन लोग अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं भाई ठीक है, ये ईमानदारी के साथ बोलता तो है। मैं अभी एक कहीं बिहार में घूम रहा था, एक आदमी मुझे मिला, बूढ़ा 65-70 साल का आदमी, भागता भागता मेरी गाड़ी के पीछे आ रहा था और सिर्फ वो ये कह रहा था कि मैंने आपका प्रोग्राम देखा है। अब आप बताइए उस 70 साल के बूढ़े को ना तो किसी पार्टी से मतलब रहा होगा, ना तो उसे कुछ लेना देना रहा होगा, वो पीछे भागता हुआ गाड़ी में सिर्फ ये बताने आ रहा कि भैया जी मैंने आज आपको देख लिया तो मुझे बहुत अच्छा लग गया। वो सिर्फ इसलिए कि उसको लगता है कि मेरी बात ये शख्स कह सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, कह सकना ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है कि आप कह सकते हो। ये मेरे अंदर विश्वास हो कि जो कैमरामैन है ये मेरी बात कह सकता है, दिखा सकता है। दिखाए और दिखाने की बात वो तो बहुत दूर है। ये विश्वास ही जिस दिन आप पैदा कर देंगे पत्रकारिता में, आप समझ लीजिए पहला पायदान आप चढ़ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं इसमें थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ, बाकी चीज़ें हो जाती हैं अपने आप। भैया जी कहीं ये जो शो है आज ये पूरे हिंदुस्तान का सबसे उत्कृष्ट शो है जो जनता की आवाज़ बन गए। तो प्रतीक जी, भैया जी कहीं इस शो के पीछे जो आपकी सोच रही, या ये सोच कहाँ से आई, कैसे प्रेरणा मिली, कैसे ये भैया जी कहीं के बारे में आपने सोचा और कैसे ये शो शुरू किया? देखिए इसका नाम भैया जी कहीं नहीं था, पहले इसका नाम जहाँ पे स्टेट्स में इलेक्शंस होते थे उस स्टेट इलेक्शंस के ऊपर नाम होता था। तो जब यूपी का इलेक्शन आया और मैं बंगाल का इलेक्शन ख़त्म करके आया तो ये बात हो रही थी कि इसका क्या नाम करा जाए। तो डिपार्टमेंट है, अपना एक न्यूज़ रूम है, उसमें एडिटोरियल्स के लोग हैं, सबका कंट्रीब्यूशन होता है। उन्होंने कंट्रीब्यूट किया कि इसको ऐसे नाम रखें, इसको इस तरह से नाम रखें, इसको ऐसे करें। तो भैया जी आया, फिर वो क्योंकि यूपी में शो करने जा रहे थे तो उन्होंने कहीं शब्द जो है अवधी में भी है और भोजपुरी में भी है, तो उसमें चल गया वो नाम। अब वो इतना सरल नाम है और इतना लगता है कि, और उसमें हमने एक्सपेरिमेंट 2-4-10 किए। मैंने कहा कि मैं हर प्रोग्राम में, अपने हर प्रोग्राम एपिसोड में भी आज भी एक्सपेरिमेंट करता हूँ। ये मैं जानता हूँ कि अगर एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगा तो चीज़ें सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा, इसलिए एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। तो वो एक्सपेरिमेंट के तौर पर चीज़ें मैं करता गया। तो लोगों ने कहा मैं आपके प्रोग्राम भाई बच्चे भी देख लेते हैं, तो बच्चों को पॉलिटिकल प्रोग्राम में या सोशल प्रोग्राम में क्या मकसद, लेकिन उनको भी उसमें कोई चीज़ नज़र आ जाती है। बुजुर्ग आदमी बैठा उसको भी नज़र, रिटायर्ड आदमी उसको भी नज़र आ जाती है चीज़, घर में जो महिलाएं हैं उनको भी अच्छा लगने लगा। तो चीज़ें जब आप जोड़ने की कोशिश करते हो, तमाम सारे कैनवस में कलर्स आप समाहित करते हैं, तो किसी को कोई चीज़ शेड अच्छा लग सकता है, किसी को कोई शेड अच्छा, और ये प्रोग्राम का अपना एक विस्तृत आयाम बनता है, डायमेंशंस बनती हैं, और वही मैंने बनाने की कोशिश करी। तो नाम को लेकर ऐसा कुछ नहीं था कि सबने सजेस्ट किया, किसी ने कहा भैया जी, फिर कहीं शब्द जुड़ गया और भैया जी कहीं टॉस हो गया। अब कभी कभी नाम टॉस करने के बाद चलता है, कभी नहीं चलता है, ये चल गया। उस कैरेक्टर को मैंने अपने को अंदर डाला और मैंने सोचा कि इसको इस तरह से करें, इस तरह से ले जाएं जनता के बीच में। एक ऐसा शख्स है जो बोलता है, बात करता है, और वो बात बन गई। तो भैया जी कहीं हो गया।
अच्छा, शो के बाद भी, शो देखने के बाद भी बहुत सारे लोग आपको फ़ोन करते होंगे, पर्सनल समस्याएं भी बताते होंगे, तो क्या आपका अनुभव क्या रहा है कि जो लोग पर्सनल समस्याएं भी बताते होंगे, जो वो शायद टीवी पे ना कह सके, शो में ना कह सके, तो ऐसी भी समस्याओं को सुलझाने का आप कभी प्रयास किए, काम किए? बहुत कुछ ऐसे अनुभव हैं तो हमें बताएंगे आप? बहुत मतलब पर्सनल से मतलब ये है कि वो स्क्रीन पे भी शेयर किए जा सकते हैं, ऐसी बातें, और करना चाहिए। लेकिन मैं इसको बहुत अच्छा नहीं मानता टेलीविज़न के दृष्टिकोण से। होता क्या है कि कभी किसी की कोई हेल्थ की समस्या है, वो आते रहते हैं मेरे पास। किसी की लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारे लोग आए मेरे पास, तो इधर से उधर से लोगों से अरेंज करके, क्योंकि मैं उसको पर्सनल लेवल पे मानता हूँ, इसलिए मैं उसको शेयर नहीं करना चाहूँगा, और वो अच्छी बात भी नहीं है, उसमें बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मैं इसको टेलीविज़न का बहुत अच्छा उदाहरण नहीं मानता। वो इसलिए क्योंकि मैं एक आदमी की हेल्प कर रहा हूँ, 2 आदमी की हेल्प कर रहा हूँ, या 3 आदमी की हेल्प कर रहा हूँ, जिसको मैं शेयर भी करूँ तो वो कोई बात नहीं। मैं ये मानता हूँ कि टेलीविज़न का बेस्ट एग्जाम्पल ये होगा कि कोई एक गाँव का समूह का कोई व्यक्ति निकल के आए और उसने कहा कि मैंने एक ये मॉडल बनाया है जो कि 10 आदमी या 100 आदमियों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। और ऐसे लोग आए मेरे पास जिन्होंने बताया कि मैं ऐसा काम कर सकता हूँ। नौकरियों को लेकर भी बात हुई, कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात की। ये सारे प्रोग्राम का मेरा हिस्सा है, और प्रोग्राम को हमने सारे तरफ से, चारों तरफ से ओपन एंडेड रखा, यानी उसकी हमने कोई लिमिटेशंस नहीं बनाई जिससे कि इसमें ये नहीं आ सकता, ये आएगा, ये नहीं आएगा। मैंने उसको ओपन एंडेड रखा कि अगर आप फोक सॉन्ग गाने वाले हैं, आप वेस्टर्न गाने वाले हैं, आप लोक संगीत, लोक जीवन, लोक भाषा से जुड़े हैं, वो भी आ जाइए। भाषा से जुड़े हैं, आप आ जाइए। आपके पास कोई मॉडल है, कोई बिजनेस मॉडल है, वो बताइए आके। आपको पानी की समस्या है, उसको जुड़िए। तो मैंने उसको ओपन एंडेड किया। इसके लिए क्या किया, मैं जब गाँव घूमने लगा, उसने मुझे बहुत एक्सपीरियंस दिया, बहुत फ़ायदा दिया, और लोगों से मिला, उनकी समस्याएं समझी। तब मुझे लगा कि मैं जहाँ पे तय करता हूँ प्रोग्राम, जहाँ पे हम तय कर रहे हैं, वो आर्टिफिशियल जगह है। समस्याएं तो कहीं कुछ और हैं, और हम दवा दे रहे हैं कुछ और, तो वो बात नहीं बनेगी। तो इसलिए दवा देने के लिए आपको उस ग्राउंड लेवल पे जाना पड़ेगा। बुंदेलखंड की जो समस्या है उसको वहाँ आपको एड्रेस करना पड़ेगा। घाटकोपर की जो समस्या है तो उसको वहाँ देना पड़ेगा। आप घाटकोपर की समस्या और बुंदेलखंड की समस्या को मिला नहीं सकते। पानी एक ज़रूर कॉमन चीज़ हो सकती है, लेकिन आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, तो उनके ग्राउंड लेवल 0 पे जाना पड़ेगा, और तब आप उसको अटैच कर पाएंगे। और अटैच करना, लोगों से अटैच होना, ये मैं समझता हूँ कि ये शायद मेरी जो भी आप कहें, खूबी कहें या जो भी कहें, ये मैंने सीखा इतने सालों में पत्रकारिता में कि लोगों से जुड़े बगैर वो नहीं खुलते। शैलेश भाई, आप जब तक जुड़ेंगे नहीं, और ये पॉलिटिशियन जानता है अच्छी तरह से कि जब आप जुड़ते हैं तभी वो खुलता है। तो आप जुड़ेंगे तभी वो खुलेगा। और फिर खुलना भी कैसे, कितने डायमेंशन तक खोलना है, क्योंकि वो ऐसा ना हो कि कहीं वो अपने जीवन के वो तार खोल दे जो शायद नए टेलीविज़न पे अच्छे लगे। तो वो भी हम ध्यान रखते हैं कि कहाँ तक लाना है, कहाँ पे छोड़ देना है। तो ये एक समझ पैदा हुई धीरे धीरे काम करते करते। प्रतीक जी, इस वक्त एक बहुत बड़ा मुद्दा मीडिया में छाया हुआ है, और वो मीडिया का ही मुद्दा मीडिया में छाया हुआ है। कोई दूसरे के मुद्दे को उछाल रहा है, तो कोई दूसरे पे उंगली दिखा रहा है। एक दूसरे पे उंगली दिखाने का भी काम हो रहा है, और वो मुद्दा है टीआरपी का। आपने देखा होगा, मैं किसी चैनल का नाम नहीं लूँगा क्योंकि आप भी पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार हूँ। आखिर में ये क्या है टीआरपी का घोटाला? सच्चाई क्या है इसके पीछे? देखिए, क्या लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, या जो सच्चे लोग हैं उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, या इसमें भी कोई राजनीतिक षड्यंत्र है? शैलेश जी, मुझे क्योंकि ये भी सच है कि आप पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़े हैं, तो इसको तो नकार नहीं सकते। लेकिन इस वक्त मैं एज अ पत्रकार की हैसियत से बैठा हूं, तो मैं राजनीतिक चोला पूरी तरह से उतार के बैठा हूं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई क्या कहे क्या नहीं कहे। मैं इस वक्त विशुद्ध पत्रकार के रूप में आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। यही तो नेता भी कहते हैं कि मैं विशुद्ध रूप से नेता हूँ। कहाँ कौन विश्वास कर पा रहा है? जब जो काम किया जाए उसको ईमानदारी से किया जाए, और अगर आप कर रहे हैं तो मैं आपको साधुवाद देता हूँ, क्योंकि इतना ईमानदार आदमी मुझे मिलते ही कम है। क्योंकि अगर इतने ईमानदार आदमी मिल जाए तो फिर सारा समस्या हल हो जाए। लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपने सवाल पूछा है, ईमानदारी से पूछा है, मैं उसको जवाब देता हूँ। देखिए, गणेश शंकर विद्यार्थी तो अब है नहीं, नाम हम सारे जरूर ले लें उनका। अब बनने की कोशिश भी करते हैं, बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे ये भी एक समस्या है, कहाँ तक पहुँच पाएंगे ये भी एक समस्या है। आपने कहा टीआरपी का क्या है? देखिए, बाजार से जुड़ी हुई चीज़ है ये, इसको इनकार नहीं कर सकते कि एक टीआरपी है जिससे एक रेवेन्यू जनरेशन भी होता है, और वो लाजमी है चैनल को चलाने के लिए।
लेकिन मैं इससे एक इतर बात कहता हूँ, और वो ये कहता हूँ कि एक ज़माना था जब कहते थे कि इलेक्शंस बिकते नहीं हैं टेलीविज़न पे। आज जो मैं प्रोग्राम करता हूँ वो बिकता ही नहीं है, खूब बिकता है। उसके लिए तमाम सारी ऐड के लिए मुझे लड़ना पड़ता है। कहते भाई इतने ऐड मत डालो उसमें, मेरा प्रोग्राम की जो डिबेट की जो पूरी ताकत है वो कमज़ोर होने लगती है। खूब बिकता है। और मैं उसको गॉड फॉरबिड मैं ये बात कह रहा हूँ, एक बड़े सीनियर एडिटर उन्होंने कहा कि ये वो शख्स हैं जो मेरे बारे में कह रहे थे कि ये वो शख्स हैं जिन्होंने इलेक्शंस को बेच दिया। ये सुनने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने एक काम किया चालाकी से, और मैं उसका जवाब आपको ईमानदारी के साथ दे रहा हूँ। मैंने कहा कि जब तक मेरा प्रोग्राम बिकेगा नहीं तब तक तो मैं बुंदेलखंड की समस्या दिखा नहीं पाऊँगा। मैं वो जो गांव है वो दिखाई नहीं, क्योंकि गांव तो बिल्कुल नहीं बिकते, शहरी बिकते हैं। तो गांव कैसे बेचा जाए? गांव में बेचने का मतलब ये उसकी समस्या कैसे दिखाई जाए? जब वो देखना चाहेगा तभी तो वो बिकेगा, और देखना कोई चाहता नहीं। गांव में तो तमाम सारी चीज़ें हैं जो टेलीविज़न के हिसाब से अट्रैक्टिव नहीं है। तो कैसे बेचा जाए, कैसे उसको लाया जाए, लाइमलाइट पे कैसे लाया जाए, सो दैट कि वो रेवेन्यू जनरेशन भी दे, और एक समस्या सामने आए देश के सामने कि भाई देखो गांव में ये समस्याएं हैं, इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो उसका गेम है टेलीविज़न में प्रेजेंटेशन, और मैंने उसको चीज़ों को रखना शुरू किया। आज चुनाव प्रोग्राम करता हूँ मैं धड़ल्ले से, खूब बिकते हैं वो, स्पॉन्सरशिप आती है। तो हमने उसको एक तरीका बनाया, प्रेजेंटेशन का एक तरीका बनाया कि आप अगर इस तरह से इसको रखें तो ये प्रोग्राम चल भी सकता है, और आप अपनी समस्याएं रखें तो उसका एड्रेस भी हो सकता है। आप टीआरपी इसको कहें, आप चाहे आप इसको कहें प्रेजेंटेशन, चाहे आप कहें कि हमने उसको चीज़ों को रखने का एक सलीका दिया। तो मैंने अपना एक काम किया कि मैं अपने इलेक्शंस के प्रोग्राम्स को इतना इंटरेस्टिंग, चाहे उसमें म्यूज़िक डाला, उसके साथ म्यूज़िक के साथ हमने चाहे अपने को गाने डाले, कैरी फॉरवर्ड किया, अपने को आगे बढ़ाया। तो उसमें एक दृश्य बनाया, और उसमें भूख भी है, उसमें प्यास भी है, उसमें समस्या भी है, उसमें तड़प भी है, उसमें परेशानी भी है, उसमें रोटी भी है, उसमें चंद्रमा भी है। तो इस सारी चीज़ों को एक कैनवस में डालने की कोशिश की मैंने, और ये तभी हुआ जब मुझे मालूम था कि ये प्रोग्राम टेलीविज़न पे तभी सस्टेन कर पाएगा जब मार्केट इसको मानेगा कि हाँ नहीं, क्योंकि हमारी समस्या हम देखना चाहते हैं। तो ये बताने के लिए आपको शऊर पैदा करना पड़ेगा। वो शऊर पैदा कर दिया कि भाई जो ऐसा अगर करें तो ये बिक सकता है। तो बिका, प्रोग्राम बिका। हमने उसमें डायलूट कुछ नहीं किया, हमने आपकी ही समस्या बताई कि आपकी सड़क खराब है, लेकिन तरीका बताया कि ऐसे कहेंगे तो बिक सकता। तो अब वो टीआरपी के लिए गेम में चाहे आप जो भी कहें, लेकिन आज जो कुछ हो रहा है चैनल्स के बीच में जो आप बात कर रहे हैं, जो एफआईआर हुए मुंबई में कुछ चैनलों के ऊपर, ये इसमें क्या संदिग्धता? देखिए, मैं उस पे ना तो कोई टिप्पणी करना चाहता हूँ, ना उस पर कुछ बोलना चाहता हूँ। मैंने अपनी बात ज़रूर कही कि मैं जो ईमानदारी के साथ जो सोचता हूँ मैंने उसमें कहा। अब जो कुछ था वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, तो वो उसको। एक आखिरी सवाल प्रतीक जी, आप एक अच्छे थिएटर से रहे, जनता की समस्याओं को सुनने और समाधान करने की आपके अंदर काबिलियत रही। भैया जी कहिन के शो के माध्यम से बहुत सारे बड़े पत्रकार, संपादक, चाहे वो प्रिंट मीडिया के हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हो, बहुत लोग राजनीति में गए। कोई राज्यसभा का सांसद बना, कोई मंत्री बना, हो सकता है लोगों की सोच अलग अलग रही हो, लेकिन राजनीति में जाकर अगर कोई सांसद बना या मंत्री बना तो ज़रूर उनकी सोच ये रही होगी कि मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करूंगा, या उनकी समस्याओं को पहले मैं इनडायरेक्ट सुलझाता था तो मैं अब डायरेक्ट सुलझाऊंगा, संसद में उनकी आवाज़ बनूंगा, उनके लिए कानून बनाऊंगा, उनकी समस्याओं का समाधान करूंगा। और आज आपका चेहरा पूरा देश देख रहा है, पूरा देश जान रहा है। देश के 133 करोड़ जनता भैया जी कहिन से एक बड़ी उम्मीद लगाकर बैठी है, क्योंकि आप उनकी समस्याओं का समाधान करते, उनके आंसुओं को पोंछने का काम करते। तो क्या देश की जनता चाहती है कि आप भी संसद में जाकर उनके लिए उनका आंसू पोंछे, उनके हमदर्द बने, उनके समस्याओं का समाधान करें, उनका आवाज़ बने? तो क्या भविष्य में हम प्रतीक त्रिवेदी भैया जी कहिन को दिल्ली के संसद में देख सकते हैं? चलिए जी, पॉलिटिक्स में जाना कोई बुराई नहीं है, पॉलिटिक्स करना कोई बुराई नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि पॉलिटिक्स बहुत अच्छी चीज़ है, एक टूल है, और वो टूल परिवर्तन का टूल बने तो बहुत अच्छी बात। और एक्सपेरिमेंट पीछे होते रहे हैं पॉलिटिक्स में भी,
और बढ़िया बात है। लेकिन अब मैं बिहार में था, उसने कहा कि अरे टिकट ही नहीं देता कोई अच्छे आदमी को। बोले क्यों नहीं देता? बोले आपके पास इतने करोड़ रुपए हों तभी तो टिकट मिलेगा। तो इसका जवाब मैंने शायद आपको दे दिया कि देखिए क्या है कि अच्छे लोग आएंगे तो पॉलिटिक्स में अच्छा कुछ परिवर्तन होगा। लेकिन मेरा जहाँ तक सवाल है, मुझे लगता है कि अभी मेरे अंदर पत्रकारिता बची हुई है, वो फायर अभी है, तो वो जब तक चल रहा है चलने दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। लेकिन अगर आप संसद में जाते हैं तो आप डायरेक्ट लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि भविष्य में आप राज्यसभा में जरूर जाएं। और अभी फिलहाल मेरी बात नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। लेकिन आपके मन में कुछ तो होगा भविष्य के बारे में, भविष्य आपका कुछ तो सपना होगा, कुछ तो सोच होगी। बिल्कुल सोच है, मेरी अपनी सोच है। अगर कोई व्यक्ति सोच नहीं रखता तो वो पत्रकारिता नहीं कर सकता। मेरी एक सोच है, मैं चाहता हूं कि लोगों को समस्याओं को उनका रिडर्सल मैं करूं। एक कोई ऐसा NGO हो, कोई ऐसी कि बड़ी NGO में मैं जुड़ूं और उनको लोगों को जोड़ूं और उनके कम्युनिकेशन का साधन बनूं। और जिसमें मैंने काम किया इन 27-28 सालों, तो मुझे लगता है कि मैं उस तरह का काम कर रहा हूँगा। और पॉलिटिक्स अभी बहुत दूर की चीज़ है। मुझे लगता है कि मैं तो अभी अपने घर में ही वोट नहीं पा सकता, अपने ही घर के वोट नहीं पा सकता, तो बाहर क्या पाऊँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतनी सरलता से, विनम्रता से जो हमसे बात की, इसके लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो ये थे भैया जी कहिन के प्रतीक त्रिवेदी, जिन्होंने बड़े ही विनम्रता से, बड़े ही सरलता से अपने जीवन की अंतरंग बातों को हमारे साथ शेयर किया। उन्होंने राजनीति और पत्रकारिता जगत के बीच के बहुत सारे राज खोले और राष्ट्रवाद न्यूज़ उनका हृदय से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता है। आज के आमना सामना में इतना ही। फिर हम आपसे मिलेंगे एक और नए व्यक्तिमत्व के साथ राष्ट्रवाद न्यूज़ में आमना सामना में। मैं शैलेश पांडे।